इस नए गहन अध्ययन में स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए एक ऐसा विषय चुना गया है जो हमारी रोजमर्रा की बुनियादी सोच को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। बिल्कुल। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर जगह यही सिखाया जाता है कि दुनिया डेटा, गणित और पक्की समझदारी मतलब पूरी तरह से लॉजिक से चलते हैं। एकदम से। ये माना जाता है कि हर समस्या का एक तार्किक समाधान होता है और इंसान हमेशा अपना फायदा देखकर ही फैसले लेता है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी धारणा को चुनौती देता है। आज हम रोरी सदरलैंड की मशहूर किताब एल्केमी के एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है। हाँ, और इस स्रोत का मुख्य विचार ये है कि इंसानों के मामले में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। इंसानी दिमाग स्प्रेडशीट या डेटा पर काम नहीं करता, बल्कि ये साइकोलॉजिक यानी मन की समझदारी पर चलता है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। आज की दुनिया में खासकर कॉर्पोरेट जगत और बड़ी-बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम में हर चीज को एक मशीन की तरह नापा जा रहा है, जैसे हर चीज का कोई फॉर्मूला हो। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हर फैसला सिर्फ एक्सेल शीट, एल्गोरिथम और पिछले आंकड़ों को देखकर ही लिया जा सकता है। इंसानी जज्बातों और व्यवहार को भी मशीन के पुर्जों की तरह समझा जाने लगा है। लेकिन असलियत ये है कि इंसानी दिमाग एक बिल्कुल ही अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। अलग ऑपरेटिंग सिस्टम? ये सुनना काफी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि जहां किताबी समझदारी, पारंपरिक अर्थशास्त्र और लॉजिक की सीमाएं खत्म होती हैं, वहीं से इस इंसानी दिमाग का असली जादू शुरू होता है। और यही जादू अक्सर उन जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा देता है जहां बड़े-बड़े वैज्ञानिक और तार्किक तरीके पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस जादू या एल्केमी को समझने के लिए उस कंपनी का उदाहरण लेते हैं जिसने कोल्ड ड्रिंक के बाजार के सारे नियम ही बदल दिए। अरे हाँ, रेड बुल की कहानी। हाँ, अब एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक की कल्पना की जाए जिसका स्वाद बहुत से लोगों को अजीब या किसी दवा या गंदगी जैसा लगे, जो कोका कोला जैसी स्थापित और मशहूर ड्रिंक से बहुत ज्यादा महंगी हो। और वो भी एक बहुत ही छोटी सी कैन में आए। बिल्कुल। अगर किसी भी बिजनेस स्कूल के स्थापित लॉजिक या अर्थशास्त्र के बुनियादी नियमों के हिसाब से देखा जाए तो ये एक निश्चित रूप से फ्लॉप होने वाला आइडिया है। मतलब कोई भी समझदार निवेशक इस पर पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यही टेढ़ी सोच असली जादू है। वो कैसे? देखिए, जब रेड बुल दुनिया भर में लॉन्च होने वाली थी, तब बाजार के नियमों के अनुसार एक रिसर्च कंपनी से लोगों की राय जानने को कहा गया। उस फोकस ग्रुप का रिएक्शन इतना खराब था कि कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ये स्वाद में किसी रासायनिक पदार्थ जैसी लगती है। बाप रे! हाँ, पारंपरिक लॉजिक कहता है कि ऐसे फीडबैक के बाद प्रोडक्ट को तुरंत बंद कर देना चाहिए। लेकिन इन तमाम नकारात्मक तर्कों के बावजूद आज रेड बुल हर साल लगभग 600 करोड़ कैन बेचती है। 600 करोड़? जी हाँ, ये सफलता इस बात को साबित करती है कि उपभोक्ता हमेशा वैल्यू फॉर मनी या सिर्फ मीठे और अच्छे स्वाद के पीछे नहीं भागता। ये वाकई आर्थिक मॉडलों की कमियों को उजागर करता है। मतलब अगर वे कंपनी वाले सिर्फ लॉजिक के पीछे भागते तो वे बाजार के दबाव में आकर एक और सस्ती, मीठी और बड़ी बोतल वाली ड्रिंक बनाते, जो कि हर दूसरी कंपनी कर रही थी। सही कहा। और नतीजा ये होता कि वे कोका कोला या पेप्सी के सामने कहीं टिकी नहीं पाते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लॉजिक हमेशा वहीं ले जाता है जहां सारे कॉम्पिटिटर पहले से खड़े होते हैं। अगर बाजार में हर कोई एक ही तरह की तार्किक समझदारी की बात करेगा तो सभी एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे। उसमें से कुछ भी नया, अनोखा या जादुई नहीं निकलेगा। सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। असली जीत उस काउंटर इंट्यूटिव सोच में है जो सामान्य समझ के बिल्कुल विपरीत जाती है। मशीनें डेटा से चलती हैं, लेकिन इंसान भावनाओं, मनोविज्ञान, स्टेटस और कई बार बिल्कुल अजीबोगरीब लगने वाली धारणाओं से संचालित होते हैं। रेड बुल ने प्यास बुझाने की नहीं बल्कि ऊर्जा और एक खास तरह के एज या साहस की मार्केटिंग की। ये बात उस विषय की ओर ले जाती है कि कैसे बहुत छोटे और मामूली से बदलाव, जिन्हें पारंपरिक तौर पर कोई तवज्जो भी नहीं देता, वे करोड़ों का फायदा करा सकते हैं। इसे अक्सर बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि बिना कोई भारी भरकम तकनीकी बदलाव या खर्च किए सिर्फ एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक बदलाव इतना बड़ा जादुई नतीजा कैसे दे सकता है।
इसका बहुत ही शानदार और व्यावहारिक उदाहरण स्रोत में ई-कॉमर्स की दुनिया से दिया गया है। एक बहुत बड़ी वेबसाइट ने सामान खरीदने की अपनी डिजिटल प्रक्रिया में बस एक छोटा सा बटन बदल दिया। सिर्फ एक बटन? सिर्फ एक बटन। शुरुआत में जब ग्राहक अपना सामान कार्ट में डाल लेते थे तो पेमेंट करने से पहले उन्हें एक बटन दिखता था जिस पर रजिस्टर लिखा होता था। तार्किक रूप से कंपनी को लगता था कि ग्राहकों का डेटा लेना भविष्य की मार्केटिंग के लिए अच्छा है, जो कि लॉजिकल लगता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर रजिस्टर शब्द लोगों के दिमाग में एक कॉग्निटिव लोड या दिमागी बोझ पैदा कर रहा था। लोगों को लगता था कि अब उन्हें अपनी बहुत सारी निजी जानकारी देनी पड़ेगी या उनके इनबॉक्स में स्पैम ईमेल्स आने लगेंगे। यह एक तरह का कमिटमेंट मांग रहा था। ये तो ग्राहकों की मानसिकता को बिल्कुल नजरअंदाज करने वाली बात थी। तो फिर उन्होंने इस मनोवैज्ञानिक रुकावट को कैसे दूर किया? उन्होंने उस बटन का नाम रजिस्टर से हटाकर आगे बढ़ें यानी कंटिन्यू कर दिया। साथ ही एक छोटा सा संदेश लिख दिया कि खरीदारी करने के लिए अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। काम लगभग वही था, हाँ, लेकिन नाम बदलने और दबाव हटाने से लोगों की वो मनोवैज्ञानिक खींच खत्म हो गई। और इसका नतीजा रातों रात उस कंपनी की कमाई में 2500 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। 2500 करोड़ रुपए? जी, सिर्फ एक शब्द की धारणा बदलने से। ये तो किसी भी अर्थशास्त्री के स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देने के लिए काफी है। ये दिखाता है कि इंसान हमेशा सोच समझकर फैसले नहीं लेता, बल्कि कई बार वो सिर्फ फ्रिक्शन या दिमागी उलझन से बचना चाहता है। दान इकट्ठा करने वाले लिफाफों का जो प्रयोग स्रोत में बताया गया है, वो भी अर्थशास्त्र के नियमों को इसी तरह गलत साबित करता है। बिल्कुल। लेखक की कंपनी ओगलवी ने एक चैरिटी के लिए दान इकट्ठा करने का एक व्यापक प्रयोग किया। उन्होंने दाताओं को 4 अलग-अलग तरह के लिफाफे भेजे। एक लिफाफा ऐसा था जिसे कोई वॉलंटियर खुद घर आकर देता था। दूसरे लिफाफे पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि सरकार इस दान पर 25% टैक्स की छूट देगी, जो कि सीधा आर्थिक फायदा है। हाँ, तीसरा लिफाफा बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले, मोटे और महंगे कागज का बना था। और चौथे का आकार सामान्य से थोड़ा अलग था। वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में था, यानी उसका मुंह ऊपर की छोटी तरफ से खुलता था। अगर किसी भी पारंपरिक अर्थशास्त्री से पूछा जाता तो उसका सीधा जवाब होता कि टैक्स छूट वाला लिफाफा सबसे ज्यादा पैसे लाएगा। जाहिर है, क्योंकि उसमें दाताओं को सीधा गणितीय फायदा दिख रहा था। लेकिन अगर इंसान पूरी तरह से रैशनल या समझदार होता तभी वो टैक्स छूट वाले लिफाफे को चुनता। नतीजे तो आर्थिक समझदारी के बिल्कुल उलट रहे। जी हाँ, नतीजे हैरान करने वाले थे। टैक्स छूट वाले लिफाफे में उम्मीद से 30% कम पैसा आया। 30% कम? हाँ, जबकि जिन तरीकों को आर्थिक रूप से बेकार या अतार्किक माना जा रहा था, जैसे महंगे कागज वाला लिफाफा, छोटे मुंह वाला लिफाफा या वॉलंटियर का व्यक्तिगत रूप से आना, उन्होंने कुल दान में 10% से ज्यादा की वृद्धि कर दी। और मैंने पढ़ा था कि महंगे कागज वाले लिफाफे में तो लोगों ने 100 के बड़े नोट भी डाले थे। बिल्कुल, भारी रकम के चेक तक डाले गए। इसके पीछे का विज्ञान क्या हो सकता है? कोई भारी कागज देखकर ज्यादा पैसे क्यों देगा? निष्कर्ष ये निकलता है कि इंसान सिर्फ अपना मौद्रिक या पैसे का फायदा नहीं देखता। मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो यह महसूस करता है कि सामने वाले ने कितनी मेहनत की है या उस काम में कितना वजन है। एक शानदार मोटे लिफाफे को हाथ में पकड़ने पर जो एहसास होता है, वो अवचेतन मन को यह संकेत देता है कि यह संस्था गंभीर है और यह काम महत्वपूर्ण है। इंसान भावनाओं और स्पर्श जैसी चीजों से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। एकदम सही, जो किसी भी स्प्रेडशीट में नहीं दिखती। यहाँ से यह विषय वाकई बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि जो चीजें ऊपर से जैसी दिखती हैं या उनके जो तथाकथित तार्किक कारण बताए जाते हैं, उनके पीछे की असली वजह कुछ और ही होती है। बिल्कुल। जैसे कि ये बुनियादी सवाल कि रोज सुबह उठकर दांत क्यों साफ किए जाते हैं। अगर किसी से भी पूछा जाए तो रटा रटाया जवाब यही मिलेगा कि दांतों को कैविटी और कीड़ों से बचाने के लिए और ओरल हाइजीन के लिए। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अगर असली वजह सिर्फ और सिर्फ दांतों को कीड़ों से बचाना और स्वास्थ्य ही होती, तो दुनिया के 95% टूथपेस्ट पुदीने या मिंट के स्वाद वाले क्यों होते? हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो कोई भी बेस्वाद या कड़वी दवा जैसी चीज भी काम कर सकती थी। बिल्कुल काम कर सकती थी। लेकिन टूथपेस्ट इंडस्ट्री का इतना बड़ा होना किसी और ही वजह पर टिका है। ताजगी और आत्मविश्वास का वो मनोवैज्ञानिक एहसास। बिल्कुल, असली वजह है मुंह की बदबू से बचना, एक ठंडी ताजगी का एहसास होना और समाज में, चाहे वो दफ्तर की मीटिंग हो या किसी खास से मुलाकात, खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करना।
ये स्टेटस सिग्नलिंग और सामाजिक स्वीकृति का मामला ज्यादा है। और टूथपेस्ट की उन रंगीन धारियों के बारे में क्या? हाँ, टूथपेस्ट में दिखने वाली रंगीन धारियां भी कोई वैज्ञानिक चमत्कार नहीं है। उनका दांतों की सफाई में कोई अलग से तकनीकी योगदान नहीं होता। वे सिर्फ दिमाग को एक मनोवैज्ञानिक सिग्नल देती हैं। जब कोई 3 अलग-अलग रंग देखता है तो उसका अवचेतन मन ये मान लेता है कि ये पेस्ट 3 अलग-अलग काम कर रहा है: सफाई, सफेदी और ताजगी। ये एक विजुअल या दृश्य भ्रम है जो भरोसे को मजबूत करता है। बिल्कुल। यही बात तो बाहर खाना खाने या रेस्टोरेंट जाने पर भी पूरी तरह से लागू होती है। अगर इंसान को सिर्फ एक ऐसी मशीन मान लिया जाए जिसे जिंदा रहने के लिए कैलोरी और ईंधन की जरूरत है, तो बाहर खाना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण और महंगा काम लगेगा। एकदम सही कहा। भूख मिटानी हो तो घर पे बहुत ही कम खर्च में सेहतमंद खाना बन सकता है। यही कारण है कि इंसान को सिर्फ एक कंज्यूमर या उपभोक्ता मानना एक बहुत बड़ी भूल है। लोग रेस्टोरेंट सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें भूख लगी है। वे एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी यानी अनुभवात्मक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने जाते हैं। माहौल के लिए। हाँ, वे वहाँ का माहौल, वेटर द्वारा दी जाने वाली सेवा, अपनी सामाजिक हैसियत दिखाने और दूसरों के साथ मेलजोल बढ़ाने जाते हैं। कोई भी सिर्फ प्लेट में रखे खाने के पैसे नहीं देता, वो उस पूरे अनुभव के पैसे देता है। ये तो है। अगर हम अमेरिका जैसे विकसित देश का ही उदाहरण लें, वहाँ बहुत से कर्मचारी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कटवाना पसंद करते हैं, बशर्ते उन्हें साल में कुछ अतिरिक्त छुट्टियां मिल जाएं। इंसान कोई ऐसा रोबोट नहीं है जिसे सिर्फ पैसा या आर्थिक वृद्धि चलाती हो। उसे सुकून, आराम और जीवन के तजुर्बे भी चाहिए। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इंसान की पसंद या नापसंद किसी पक्के स्थिर नियम पर नहीं, बल्कि संदर्भ और माहौल पर टिकी है। स्रोत में एक बहुत ही मजेदार वाकये का जिक्र किया गया है कि कैसे कैरेबियन द्वीप पर छुट्टियां मनाते समय जो केले की शराब किसी जन्नत के अमृत जैसी लगती है, वही शराब जब ब्रिटेन लौटकर अपने घर के बंद कमरे में पी जाती है तो वो उल्टी जैसी या बेहद खराब क्यों महसूस होती है? शराब तो वही है, उसका रासायनिक ढांचा भी वही है। क्योंकि इंसान का दिमाग कभी भी किसी चीज का स्वाद या अनुभव अकेलेपन में प्रोसेस नहीं करता। दिमाग संदर्भ के हिसाब से अपनी राय बदलता है। समुद्र के किनारे का वो खुला माहौल, छुट्टियों का रिलैक्स मूड, धूप और वहां की संस्कृति, ये सब उस शराब के स्वाद में एक अदृश्य मसाले की तरह जुड़ जाता है। और जब वो माहौल बदलता है, जब इंसान अपने रोजमर्रा के तनाव भरे जीवन में वापस आता है, तो उस चीज का अनुभव भी पूरी तरह से बदल जाता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में फ्रेमिंग कहा जाता है। यानी कोई चीज किस सांचे में ढालकर आपके सामने पेश की जा रही है, वही उसकी असल कीमत तय करती है। फ्रेमिंग का ये सिद्धांत तो जीवन के हर पहलू में लागू होता है। कैसे किसी स्पष्ट नुकसान को भी एक वरदान की तरह पेश किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को बिना लिफ्ट वाली इमारत में दूसरे या तीसरे माले का फ्लैट मिल जाए, जो कि एक असुविधा है, लेकिन अगर उसे मुफ्त की जिम मान लिया जाए तो शिकायत तुरंत कम हो जाती है। ये मनोविज्ञान की बहुत बड़ी ताकत है। चीजें वैसी होती हैं जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं। फ्रेमिंग का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण 1950 के दशक का केक मिक्स पाउडर है। ओहो, वो कहानी तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, उस समय एक कंपनी ने एक ऐसा क्रांतिकारी पाउडर बाजार में उतारा जिसमें केक बनाने का सारा सामान पहले से बिल्कुल सही मात्रा में मिला हुआ था। ग्राहकों को बस उसमें थोड़ा पानी डालना था और उसे ओवन में रख देना था। समय और मेहनत बचाने के लॉजिक के हिसाब से ये एक शानदार प्रोडक्ट था और इसे तुरंत हिट हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन जो हुआ वो अर्थशास्त्रियों की समझ से बाहर था। वो पाउडर बाजार में बुरी तरह से पिट गया। गृहिणियों को लगा कि ये तो धोखा है, वे अपने परिवार के लिए कोई मेहनत ही नहीं कर रही हैं। सुविधा ने उनके मन में एक अजीब सा अपराध बोध या गिल्ट पैदा कर दिया। और यहीं पर साइकोलॉजी ने काम किया। कंपनी ने अपनी रणनीति बदली और एक जादुई समाधान निकाला। उन्होंने उस पाउडर में से सूखे अंडे का हिस्सा बाहर निकाल दिया और डिब्बे पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, इसमें एक असली अंडा डालिए। बस एक अंडा। बस इस एक छोटे से कदम ने पूरा खेल बदल दिया। अंडा फोड़कर डालने से वो सिर्फ एक रेडीमेड पाउडर नहीं रहा, बल्कि उसमें एक प्रक्रिया जुड़नी। इंसान को मेहनत से प्यार होता है। जब वो खुद कुछ बनाता है तो उसकी नजर में उस चीज की कीमत बढ़ जाती है और अपराध बोध खत्म हो जाता है। कमाल है। इसी तरह का एक और उदाहरण जुर्माने का है। अगर किसी को अपनी गाड़ी की गलत पार्किंग के लिए भारी जुर्माना देना पड़े तो उसे प्रशासन पर बहुत गुस्सा आता है। जाहिर सी बात है। लेकिन अगर चालान पर यह लिख दिया जाए कि इस जुर्माने का पूरा पैसा अनाथ बच्चों के खाने या शिक्षा के काम आएगा, तो इंसान का वो गुस्सा और निराशा तुरंत आधी हो जाती है।
नुकसान वही है, लेकिन फ्रेमिंग ने जज्बात बदल दिए। ये पूरी चर्चा विज्ञान और विकासवाद के नजरिए से भी बहुत गहरे सवाल उठाती है। आखिर इंसान का इवोल्यूशन कैसे काम करता है कि लाखों सालों के विकास के बाद भी हमारे दिमाग में इस तरह की अतार्किक या अजीब धारणाएं जड़ जमाए बैठी हैं। अगर लॉजिक इतना ही जरूरी है तो कुदरत ने हमें पूरी तरह से मशीन जैसा क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब यह है कि इवोल्यूशन या विकासवाद बहुत ही व्यवहारिक होता है। कुदरत ये कभी नहीं देखती कि कोई चीज क्यों काम कर रही है, उसे सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि वो काम कर रही है या नहीं। नतीजों से मतलब है। हाँ, इसके पीछे का विज्ञान क्या है ये कुदरत के लिए मायने नहीं रखता। शरीर में मौजूद अपेंडिक्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सालों तक चिकित्सा विज्ञान मानता रहा कि अपेंडिक्स इवोल्यूशन की गलती है और यह शरीर का एक बेकार हिस्सा है, जिसे अक्सर ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन हाल ही के शोध बताते हैं कि वो असल में पेट के अच्छे बैक्टीरिया या कीटाणुओं का एक सेफ हाउस है। जब इंसान किसी गंभीर बीमारी का शिकार होता है तो ये अपेंडिक्स पाचन तंत्र को फिर से अच्छे बैक्टीरिया से भरने में मदद करता है। कुदरत को कारण से नहीं, सिर्फ परिणाम से मतलब होता है। और शायद यहीं से वो कॉस्टली सिग्नलिंग या महंगे इशारों वाली बात भी समझ में आती है। कुदरत में और हमारे समाज में ऐसे कई इशारे हैं जो पहली नज़र में संसाधनों की पूरी बर्बादी लगते हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत गहरा होता है। जी हाँ, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे फूलों का जीवंत रंग और उनकी तेज खुशबू। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो फूल असल में एक जंगली घास का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने रंग और खुशबू पर खर्च कर दिया है। एक तरह से उनका एडवर्टाइजिंग बजट। बिल्कुल, ये उनका एडवर्टाइजिंग बजट है। वे मधुमक्खियों को ये महंगी सिग्नलिंग कर रहे हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। और मोर की भारी भरकम पूंछ का भी तो यही काम है। एग्जैक्टली। चार्ल्स डार्विन जैसे महान वैज्ञानिक भी कभी-कभी परेशान हो जाते थे कि इतनी भारी पूंछ कुदरत के जीवित रहने के नियम के खिलाफ कैसे हो सकती है, क्योंकि इससे कोई भी शिकारी मोर को आसानी से पकड़ सकता है। लेकिन बाद में समझ आया कि वो पूंछ असल में मोरनी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली इशारा है कि मेरे जीन्स इतने शानदार हैं और मैं इतना ताकतवर हूं कि इस भारी बोझ और शिकारियों के खतरे के बावजूद जिंदा हूं। एकदम सही विश्लेषण है। और दिलचस्प बात यह है कि इंसानों की आधुनिक दुनिया में भी यही महंगे इशारे उसी तरह काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति लाखों रुपए की महंगी रोलेक्स घड़ी पहनता है, जबकि समय तो 100 रुपए की घड़ी भी वही दिखाती है। हाँ, सिर्फ ब्रांड की कीमत है। बिल्कुल। ये जब कोई कंपनी सुपर बोल जैसे इवेंट में टीवी विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करती है, तो वो असल में जनता को भरोसे का इशारा दे रही होती है। कंपनी ये जता रही होती है कि उसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इतना भरोसा है और वो बाजार में इतने लंबे समय तक टिकने वाली है कि वो इस भारी विज्ञापन पर पैसा बहाने को तैयार है। ये एक गारंटी की तरह काम करता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी-कभी जो चीजें पूरी तरह से तर्कहीन या बेवकूफ़ी भरी लगती हैं, वे असल में बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। स्रोत में कुछ ऐसे जादुई उपायों का जिक्र है जो पूरी तरह से तर्क से परे हैं, जिसे लेखक ने मैजिकल एल्केमी का नाम दिया है। अपराध रोकने का वो कलात्मक तरीका वाकई अचंभित करने वाला था। वो वाकई सोच को बदलने वाला उदाहरण है। एक इलाके में रात के समय दुकानों के बाहर चोरी और तोड़फोड़ रोकने के लिए एक प्रयोग किया गया। प्रशासन ने वहां पुलिस की गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने या दुकानों के शटर पर भारी ताले लगाने के बजाय एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना, जो कि बहुत ही साधारण था। हाँ, उन्होंने दुकानों के लोहे वाले शटर पर छोटे बच्चों के मासूम और प्यारे चेहरों की बड़ी बड़ी पेंटिंग बना दी। अगर किसी सुरक्षा विशेषज्ञ से पूछा जाता तो वो इसे एक बचकानी हरकत मानता, लेकिन मनोविज्ञान के हिसाब से यह एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। रात के अंधेरे में उन बच्चों के प्यारे चेहरे देखकर अपराधियों के अवचेतन मन में ममता और इंसानियत जागी और उस इलाके में जुर्म अपने आप काफी कम हो गया। ये तरीका पुलिस बल तैनात करने से कहीं ज्यादा सस्ता और असरदार था। और आलू को मशहूर करने वाली राजा फ्रेडरिक की कहानी तो इतिहास का सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक प्रयोग लगती है। कैसे उन्होंने एक ऐसी सब्जी को पूरे देश की पसंद बना दिया जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता था। 18वीं सदी में किसान आलू की खेती करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि यह जमीन के नीचे उगता था और इसे जानवरों का खाना माना जाता था। राजा फ्रेडरिक ने लोगों को भाषण देने या कानून बनाने के बजाय एक जादुई चाल चली। उसने अपने शाही महल के पास आलू का एक विशाल खेत बनवाया और उसके चारों ओर भारी संख्या में शाही गार्ड खड़े कर दिए, सिर्फ आलू के लिए। हाँ, लेकिन गार्ड्स को एक गुप्त आदेश दिया गया था कि अगर कोई रात में चोरी करने आए तो उसे अनदेखा कर देना। आम जनता के दिमाग में तुरंत ये बात बैठ गई कि जिस चीज पर राजा ने इतना सख्त पहरा बिठाया है वो जरूर बहुत कीमती और खास होगी।
और फिर वही हुआ जो होना था। बिल्कुल, लोगों ने रात में जाकर जोखिम उठाकर आलू चुराए और उन्हें अपने खेतों में उगाना और खाना शुरू कर दिया। क्या बात है। इसी तरह का एक प्रयोग जर्मनी में युद्ध के दौरान हुआ। जब देश में पैसों की भारी कमी हुई तो अमीर महिलाओं से उनके सोने के गहने दान में लिए गए और बदले में उन्हें लोहे के साधारण गहने दिए गए जिन पर लिखा था, मैंने लोहे के लिए सोना दिया। और रातों रात समाज का नजरिया बदल गया। जी हाँ, लोहा पहनना गरीब ही नहीं बल्कि सबसे बड़े स्टेटस और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। इसे ही असली साइकोलॉजिकल मून शॉट्स कहा जाता है। मतलब बड़े बड़े मशीनी और बुनियादी ढांचे में अरबों का बदलाव करने के बजाय इंसान के दिमाग में बहुत ही छोटे और सस्ते बदलाव करना। सही कहा। जैसे कि ट्रेन के सफर का उदाहरण। अगर किसी रूट पर ट्रेन की स्पीड 20% बढ़ानी हो तो नई पटरियां बिछाने और नए इंजन लाने में अरबों का खर्च आएगा और सालों लगेंगे। लेकिन अगर उसी सफर के अनुभव को 20% ज्यादा मजेदार और आरामदायक बनाना हो तो उसमें लगभग ना के बराबर खर्च आएगा। ट्रेन में अच्छी गुणवत्ता का मुफ्त वाईफाई दे देना या सीटों को थोड़ा और आरामदायक बना देना लोगों की यात्रा की थकान को कम कर देता है। उबर के ऐप का मैप भी बिल्कुल यही मनोवैज्ञानिक काम करता है ना। एकदम। मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाली वो छोटी सी कार असल में टैक्सी की गति को नहीं बढ़ाती, वो टैक्सी को जल्दी नहीं लाती। पर हमें लगता है कि सब हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल। उस कार को अपनी तरफ आते हुए देखने से ग्राहक को एक नियंत्रण का एहसास होता है, अनिश्चितता खत्म हो जाती है और इंतजार करने की जो निराशा या फ्रस्ट्रेशन होती है वो 90% तक कम हो जाती है। ये सारा खेल वास्तविकता को बदलने का नहीं बल्कि दिमागी सुकून और धारणा को बदलने का है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरे विस्तृत अध्ययन से जो सबसे बड़ी बात निकलकर आती है वो ये है कि जीवन या व्यापार में हमेशा पक्की समझदारी, कठोर डेटा या ठंडे लॉजिक के पीछे नहीं भागना चाहिए। कभी-कभी थोड़ा अजीब, अतार्किक या अनप्रेडिक्टेबल बनना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये चर्चा हमें सिखाती है कि जटिल समस्याओं को सिर्फ स्प्रेडशीट, एल्गोरिथम और गणित के चश्मे से देखना बंद करना होगा। हाँ, इंसान के मनोविज्ञान में, उसकी भावनाओं में ऐसे कई जादुई हल छिपे हैं जो तकनीकी हलों के मुकाबले बहुत सस्ते और कहीं ज्यादा असरदार हैं। बस दुनिया को देखने के नजरिए को बदलने की जरूरत है, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं, बल्कि वैसी होती हैं जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं। आज के इस गहन अध्ययन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। आज के आधुनिक समय में हम अपनी पूरी दुनिया, अपने फैसले और अपने भविष्य को धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और एल्गोरिथम के हवाले करते जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह डेटा पर आधारित है। बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि AI पूरी तरह से लॉजिक, डेटा और पक्की समझदारी पर ही काम करता है। उसके कोड में साइकोलॉजी, मानवीय भावनाओं, गलतियों या अजीबोगरीब विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी मानव जाति की सबसे बड़ी कामयाबियां, सबसे शानदार आविष्कार, सबसे सफल ब्रांड और सबसे गहरे इंसानी रिश्ते तर्कों से परे या इलॉजिकल होने में ही छिपे हैं, तो क्या पूरी तरह से मशीनी लॉजिक और AI पर निर्भर होने से हम अपनी इंसानी जिंदगी का वो अनूठा जादू और रचनात्मकता हमेशा के लिए खो देंगे? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत ही गहराई से विचार किया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। तकनीक और इंसानियत के बीच का यह संतुलन ही हमारी दिशा तय करेगा। इस विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय और एक नई बौद्धिक यात्रा में फिर मिलने का वादा रहा। तब तक अपनी रोजमर्रा की सोच में थोड़ा सा तर्कों से परे वाला जादू जरूर शामिल करें।